डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि इन इन जगहों पर द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। या तो वो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है, या फिर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो वॉइड एग्रीमेंट है, सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। कि सर 5 इंस्टेंसेस की सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के 5 रीजंस पढ़े थे अपन ने, क्या कि सर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो अल्टीमेट पर्पस था कि बोर्ड में बैठ के या फिर टॉप फ्लोर पे रह के और क्वीन का अपने को सेरेमनी देखनी थी, सर वो अल्टीमेट पर्पस ही खत्म हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट gets discharged by supervening impossibility, death or personal incapacity in case of personal skills या personal nature का contract is involved, change of law subsequently, before contract बना दिया execute करना है, अभी तक उससे पहले ही कानून चेंज हो गया। एंड पॉइंट नंबर 5 कि सर आउटब्रेक ऑफ वॉर। तो सर ये 5 तरीके थे रीजंस टुवर्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अलग से कभी कभी क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इन 5 पॉइंट में से किसी पे भी आ सकता है। अब जो वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि सर एक्सेप्शंस की सर इन वाली सिचुएशंस में, इन 4-5 सिचुएशंस में यू कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। इन द फॉलोइंग केसेस द कंसेप्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट अप्लाई। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, सेकंड है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप, थर्ड है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, फोर्थ है पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, एंड पांचवा है डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, ये पांचों एक एक करके देखते हैं, थोड़े से कुछ कुछ पॉइंट्स गूगली भी मिलेंगे, कुछ नॉर्मल भी मिलेंगे, ठीक है। सो एक्सेप्शंस मतलब इनमें डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या डॉक्ट्रिन छोड़ो, कंसेप्ट ऑफ सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। पहला है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, दक्ष अग्रवाल पढ़। Difficulty in performance when performance of contract becomes difficult due to happening of some events. In such cases, contract is not discharged. व्हेन Example 2. परफॉर्मेंस, एक मिनट, व्हेन परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस देना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट हो गया, जो सोचा था उससे डिफिकल्ट हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है, पर पॉसिबिलिटी अभी भी है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, तो फिर सर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स बट नॉट इम्पॉसिबल, इन सच केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज। एग्जाम्पल पढ़ो। Example, एक second, sir. X agreed to supply coal within a specified time. He failed to supply in time because of government's restriction on the transport of coal from collieries. Here, X will be not discharged because the coal was available in the open market from where the X could have obtained. ठीक है, एक्स ने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था वाई के साथ में कि वो इसको कोयला सप्लाई करेगा, ओके सर, और इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर करेगा। ठीक है, 1 महीने बाद, अगले महीने की 10 तारीख को, ओके सर। सर हुआ क्या, इस दौरान जैसे उसने एग्रीमेंट बनाया उसके 5-7 दिन में गवर्नमेंट कोलियरीज बंद कर दी, ओके सर। ने सोचा था यहाँ गवर्नमेंट से उठाऊंगा वहां सप्लाई कर दूंगा, बट गवर्नमेंट ने तो कोलियरीज बंद कर दी सर। लेकिन पास में दूसरे ओपन मार्केट में भी कोयला पड़ा था, ठीक है, वहां से उठा के सप्लाई कर देता। हाँ, नो डाउट सर, इसका जो है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस हो रहा है, गवर्नमेंट से आसानी से सारा काम हो जाता है, पर यहाँ ओपन से लेना पड़ रहा है, डिफिकल्टी हो रही है। डिफिकल्टी है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ही कैनॉट टेक द एक्सक्यूज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट ने कोयलरीज बंद कर दी इसलिए मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। भाई ओपन से लेके कर, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। सो सर ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सक्यूज नहीं ले सकता एक्स। हाँ, डिफिकल्टी होएगा तो होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप। कैसे सर, ऐसे मैंने आपको बताया था ना एक एग्जांपल कि सर एक्स ने वाई को उड़द दाल
दाल होती है ना एक तरीके की, लेंटिल, ठीक है, वो 1000 kgs एट द रेट ₹50 पर केजी सप्लाई करने का वादा किया था ऑन 10th ऑफ दिसंबर 2025। सर जैसे ही 5 दिसंबर आया, इसने देखा कि यार दालों की प्राइस तो 70 रुपए किलो हो गई है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है, क्योंकि इसकी कमर्शियल हार्डशिप हो गई है। कमर्शियल हार्डशिप का मतलब जब सोचा था कि प्रॉफिट कमा लेंगे, वैसा नहीं रहा, अब लॉस, यदि इसने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे दी तो इसको लॉस हो जाएगा। सर कमर्शियल हार्डशिप कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, भले ही आपको घाटा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिल्कुल लीगल ऑब्लिगेशन है, किसी भी कॉस्ट पे ये पूरा करना पड़ेगा। सो कमर्शियल हार्डशिप्स कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। घाटा खा के भी सप्लाई करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ भाई इसको। Commercial impossibility or hardship. A commercial hardship is not an impossibility and therefore does not discharge the contract. Commercial hardship arises due to changes in price which makes contract expensive or unprofitable but not impossible. एग्जाम्पल। Example X, a furniture manufacturer agreed to supply certain furniture to Y at an agreed rate. Afterward, there is a sharp increase in the rate of timber and the rates of the wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, X did not supply. X will not be discharged on the grounds of commercial impossibility. ठीक है, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, और यदि नहीं किया तो एक्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वाई उससे क्या वसूल सकता है सर? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि उसके कारण वाई को डैमेजेस हो गए हैं इसकी नॉन परफॉर्मेंस के कारण, तो सर वो डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाई एक्स से वसूल लेगा। यही यदि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया होता कि सपोज एक्स ने वाई को उड़द दाल सप्लाई करने का वादा किया था अगले महीने की 1 तारीख को, लेकिन सर जो ओनली कनेक्टिंग लिंक था, ब्रिज था बिटवीन बोथ दी सिटीज, और वो अकेला कनेक्टिंग लिंक था, वो ब्रिज था, वो फ्लड्स से बह गया, टूट गया, तो अब इन दोनों सिटीज के बीच में जुड़ाव खत्म हो गया, तो इस वजह से एक्स नहीं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पा रहा है। तो यहां पर ही कैन टेक द एक्सक्यूज ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द ब्रिज, इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। यहां पर वो ब्रीच के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। लेकिन सर जहां पर महंगा होने के कारण सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वहां इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं ले सकता, वो उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप। ठीक है, तो दो एग्जांपल तो पढ़ लिए कि ये यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना मत मारना, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी या हार्डशिप। तीसरा है स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स। ये थोड़ा सा इसमें कुछ सीखने का है, आओ पढ़ते हैं। पढ़ भाई। Strikes and lockouts, etc. Strikes, lockouts doesn't terminate the contract, but where the contracts provide, so it shall comes to an end. देखो, इसमें पढ़ के और समझने वाली बात क्या है, बाय डिफॉल्ट यदि आपकी फैक्ट्री या शहर में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्राइक हो रहा है या लॉकआउट हो रहा है, या जिस कंट्री से आप माल लेके आने वाले हो वहां पर स्ट्राइक या लॉकआउट हो रहा है, यू कैन नॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट unless otherwise provided into the contract itself, this thing मतलब by default strikes and lockouts cannot be taken as an excuse towards non performance। x ने y को वादा किया माल बना के दूंगा, इसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई और ये माल सप्लाई नहीं कर पाया, दिस कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वाई उससे डैमेजेस वसूल सकता है। नंबर वन। नंबर टू, लेकिन यदि एक्स ने वाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कि मैं आपको आज से 1 महीने बाद 1000 पेयर ऑफ शूज दूंगा, ऐसा बनाते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, हाँ लेकिन यदि मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है या दंगे हो जाते हैं शहर में और शहर बंद हो जाता है, लॉकआउट हो जाता है, उस केस में आई विल बी एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक्सक्यूज दिया जाएगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया ऐसे सिचुएशन में। तो फिर अब ये बहाना ले सकता है
कि भैया स्ट्राइक हो गई थी मेरी फैक्ट्री में या फिर लॉकआउट हो गया था, इस वजह से मैं सप्लाई नहीं कर पाया, इस वजह से। और यदि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था तो ये डेफिनेटली ही कैन टेक इट एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, strikes and lockouts cannot be taken as an excuse towards non-performance of the contract. But by example, Example, X agreed to supply to Y certain goods to be imported from Algeria. The goods could not be imported due to riots in that country. It was held that it was no excuse for non-performance of the contract. Jacobs versus Credit Leonese. okay. Point number 4, partial impossibility. Partial impossibility. पढ़ भाई. Partial impossibility when the contract is made of for several purposes, failure of one of them does not terminate the entire contract. Example, X agreed to let a boat to H to view the naval reviews at the coronation of king and to cruise around the fleet. आगे. Due to illness of the king, the naval review was cancelled, but the fleet was assembled and the boat could have been used to cruise around the fleet. It was held that the contract was not discharged. देखो, कॉन्ट्रैक्ट आपने दो पर्पसेस के लिए बनाया था। ये वही एग्जांपल जो मैंने क्वीन एलिजाबेथ का कल लिया था ना, कि हमारी खड़तड़े जो है वो इंग्लैंड घूमने गई, ठीक है, उसने वहां पर एक आदमी से, मिस्टर एक्स से बोट किराए पे ली। बोट किराए पे लेने के दो पर्पस थे, एक तो जो क्वीन की जो सेरेमनी थी वो यहाँ रिवर से बैठ के देखने की, दूसरा क्रूज अराउंड दी सिटी, मतलब शहर में जहां जहां वो नदी बह रही थी उसमें वो क्रूज करके शहर के वो मतलब टूरिज्म से निहारती देखती। ठीक है सर। तो सर दो पर्पसेस थे। पहला पर्पस खराब हो गया क्योंकि बेचारी क्वीन बीमार पड़ गई, तो उसका फंक्शन खत्म खत्म हो गया, वो तो अटेंड नहीं कर पाए। पर सर अभी भी दूसरा जिंदा है ना, दूसरा जिंदा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं किया सकता। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, टू क्रूज अराउंड, ठीक है, आसपास घूम के शहर देखना बोट में। तो सर वो अभी भी दूसरा है, तो शी कैन नॉट से द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पॉइंट कल भी बता दिया था, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है तो आप डिस्चार्ज मत करना, दूसरा अभी भी ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी पढ़ना भाई। When performance of contract depends upon third person, such contract does not get discharged due to defaults by third party. ठीक है, Example, सुनो, Padu, पहले मैं बताता हूँ फिर एग्जाम्पल पढ़ना। सर अरे तू वीडियो क्यों नहीं एंजल, अभी तक मेंदू बड़ा ही ठूसे जा रहा है क्या तू? कहाँ पर है, आया नहीं घर पे? हैं? आ गया सर, आ गया। आ गया तो अपनी शक्ल तो दिखा यार। बियानी जी, आप भी आ गए, बधाई हो। सर मैं तो पहले ही आ गई थी। मैं तो पहले ही आ गई थी सर। ठीक है, चलो आ जाओ। जश शाह, सुहान गोयल, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। कविश। नहीं सर, तो हम्म, तो अब सर देखो, हमारे ऋचा जी को फैशन स्टिचिंग का एक काम करने का शौक चढ़ा। ठीक है। तो ऋचा जी ने मान लो कोई मॉडल है, उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस सिल के देने का वादा किया बाय बाय से 1 दिसंबर 2025। ठीक है, कि 1 तारीख को आपको आपकी ड्रेस मिलेगी तैयार। ओके सर। ऋचा ने इसके लिए कपड़ा जो है वो मान लो हमारी श्रेया बियानी को बोला, के साथ में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि देख, है ना, मेरे को इधर मॉडल को ड्रेस बना के देनी है, इस वजह से तू कपड़ों की सप्लायर है, तो मेरे को ऐसा ऐसा तरीके का एक कपड़ा चाहिए। दे पाएगी? कि हाँ दे दूंगी। कब तक देगी? कि 15 नवंबर तक दे दूंगी। ठीक है, दे देना भाई, नहीं तो तकलीफ होगी इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिचा एंड मॉडल, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिचा एंड श्रेया बियानी दी क्लॉथ सप्लायर। ओके। अब श्रेया बियानी तो श्रेया बियानी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा जब तक सब अपना काम पूरा सही से कर ले तो ट्विस्ट तो आता नहीं है। इसने कपड़ा सप्लाई नहीं किया, ठीक है, टाइम की। जब इसने सप्लाई नहीं किया तो ये अपना काम टाइम पे पूरा नहीं कर पाई।
ये अपना काम पूरा टाइम पे नहीं कर पाई तो मॉडल का असाइनमेंट वगैरह छूट गया या जो भी था, उसको ड्रेस ही नहीं मिली तो वो कहाँ से रैंप वॉक करेगी या जो भी करना है वो कैसे करेगी। ठीक है, तो सर कैन रिचा, देखो इस फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्रेया बियानी इज अ थर्ड पार्टी और नॉट। इस फर्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्रेया बियानी क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? नहीं सर, शी इज अ थर्ड पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, can it be taken as an excuse towards non-performance by Richa in this first contract? No, sir. She will be held responsible for non-performance. She cannot take it as an excuse कि उसने कपड़ा सप्लाई नहीं किया इसलिए मैं आपको ड्रेस बना के टाइमली नहीं दे पाई, इसलिए impossibility of performance हो गई। नहीं, she will be held responsible for breach of contract in this case। बात समझ में आई? The non-performance by a third party cannot be taken as an excuse by Richa in this contract। इसने नहीं किया, इसने ना 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 ना, तुम्हारी ड्यूटी थी कहां से कैसे करते। ठीक है, डिफॉल्ट में थर्ड पार्टी वाला पॉइंट पढ़ो। Default of third party, when performance of contract depends upon third person, contract doesn't get discharged due to defaults by third party. Example, X entered into a contract with Y for the sale of goods to be manufactured by Z, a manufacturer of those goods. Z did not manufacture those goods. X will not be discharged and will be liable to Y for damages. And will be liable to Y for damages। Richa will not be discharged and will be liable to model for damages। जो भी damages हैं उसके लिए रिचा को पे करना पड़ेगा। वो damages क्या होंगे ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी मतलब अपन डैमेजेस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ना है यार, एक मिनट। सुहान On गोयल, 1st July सुहान गोयल। सर पर रिचा ऐसे वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में श्रेया को वो रिस्पॉन्सिबल तो बना ही सकती है ना। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, अरे वो सब डैमेजेस में टॉपिक में डिस्कस करेंगे ना। इधर डैमेजेस, अच्छा ठीक इधर है। डैमेजेस, वो डैमेजेस का टॉपिक है। क्या श्रेया बियानी केवल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी या इधर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगी या क्या होगी, वो अपन डैमेजेस के टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल पढ़ना दक्ष। So, ये वाला. On 1st July 2011, X sold goods to Y for rupees 1 lakh and Y has made no payment till August 2014. State of legal possession on 1st August 2014. A. If no credit period was allowed. B. If 2 months credit period was allowed. देखो ये ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल आ गया है, ठीक है, ये इसको इससे मत कनेक्ट कर लेना फिफ्थ पॉइंट से। 1 जुलाई 2011 को एक्स ने बेचा माल वाई को उधार पे, 1 लाख रुपए के उधार पे। ठीक है, तो सर अब यानी कि वो पेमेंट ड्यू हो चुका है। यदि कोई क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं किया गया था तो जिस दिन माल सप्लाई हुआ उसी दिन पेमेंट ड्यू हो गया। यस सर। तो सर 1 जुलाई 2011 से जब आपको कोई डेट चुकाना है, पेमेंट करना है, तो सर 3 साल के मतलब इमीडिएटली हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो उसके 3 महीने 3 साल के अंदर अंदर सामने वाले पे केस ठुक जाना चाहिए, अदरवाइज वो टाइम बार्ड डेट हो जाएगा। यस सर। तो सर 1 जुलाई 2011 से 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2013 और 1 जुलाई 2014, 3 साल निकल गए क्योंकि 1 अगस्त 2014 को स्टेट द लीगल पोजीशन इफ नो क्रेडिट पीरियड वाज अलाउड। कोई क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं हुआ था तो मैक्सिमम 3 साल तक माल सप्लाई करने पे इमीडिएटली पेमेंट के लिए ड्यू हो जाता है। ये सर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है यदि वो हमको पैसे नहीं दे रहे तो। ठीक है सर, यदि हमने माल उधार पे नहीं बेचा तो और वो पैसे नहीं दे रहा है तो हमें 3 साल के अंदर अंदर केस कर देना है। 3 साल के अंदर अंदर केस नहीं किया तो टाइम बार्ड डेट बन जाएगा। तो सर 3 साल तो 1 जुलाई 2014 को ही पूरे हो जा रहे हैं। अब 1 अगस्त 2000, जुलाई के बाद में आता है अगस्त, बताइए सर क्या तो टाइम बार्ड है तो केस तो कर नहीं पाएगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम फ्रॉम 1 जुलाई 2011 बिकॉज द डेट हैज बिकम टाइम बार्ड। 3 साल का पीरियड होता है टाइम मतलब डेट्स के केस में, उधार के केस में, and hence X cannot exercise his right to recover his debt। ये तो हो गया पहला है। If 2 months credit period was allowed, तो सर 1 जुलाई 2011 को माल बेचा,
जुलाई के बाद में 2 महीने पेमेंट के लिए दिए, तो 1 अगस्त और 1 सितंबर 2011 तक पेमेंट आ जाना चाहिए। यदि 1 सितंबर 2011 तक पेमेंट नहीं आया तो 1 सितंबर 2011 को तक पेमेंट आना चाहिए था। उस दिन तक पेमेंट नहीं आया तो उस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया 1 सितंबर 2011 को, कॉज ऑफ एक्शन, वहां से 3 साल मिलेंगे सर। ठीक है सर, कि केस करना चाहते हो तो कर दो। तो सर उस केस में तो 1 सितंबर 2011, 1 सितंबर 2012, 1 सितंबर 2013 और 1 सितंबर 2014, यानी कि अभी भी 1 महीना पड़ा हुआ है। 3 साल में 1 महीना कम बचता है, हम उस पे केस कर सकते हैं। ठीक है, कर दो, नहीं तो फिर टाइम बार्ड हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम बिकॉज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ईयर टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन is going to expire on 31st August 2014, 3 years from the expiry of the credit period। तो अभी भी 1 महीना है, आप केस कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये तुमको 5 जगह जहां पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता वो क्लियर हुआ? यस सर, कभी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दोनों आ जाते हैं। क्लियर जशा? यस सर, गर्दन हिला रहा है, एग्जाम में नंबर आने चाहिए, नहीं तो मैं तेरे पीछे और तेरे पापा और मम्मी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ध्यान रख लेना कि आपने हमारे बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ाया, फिर वो मुझे बोलेंगे। अरे, और खैर ये सब अलग बात है कि कोई कौन किसको बोलेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए ये है कि तुम खट सट 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 करते हुए सीए बनो फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तेरे पापा अच्छे सेट है, तेरे भैया सेट है, ठीक है, बचा तू ही है अब घर में। ठीक है, फटाफट सेट होना है। चलिए, ये सबके लिए, हाँ, उसके अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ केसेस हैं और उनके इफेक्ट हैं वो डिस्कस करते हैं। ऐसे ही एक थोड़ा सा समरी टाइप बनाया है और फिर अपन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चालू करेंगे। सेकंड पार्ट दैट इज, जो कि आपके मॉड्यूल में अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा करके एक चैप्टर दिया हुआ है। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट चालू करते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा कुछ एक समराइज फॉर्म में बनाया है, देख लेते हैं काम का है तो। आओ भाई, पहला केस और उसका इफेक्ट पढ़। Case 1, when both the promisor and the अच्छा, promisee knows about the ये जो पॉइंट्स है ना, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के पॉइंट्स हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के नहीं है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहाँ एक्सक्यूज ले सकते हो 5 जगह और कहाँ एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो 5 जगह, वो मैंने आपको बता दिया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस 2 तरीके का होता है। कैसा कैसा? कि सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर लिया, थोड़ा सा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही इम्पॉसिबल था। ठीक है, उस बारे में थोड़ी सी 2-3 सिचुएशंस देखते हैं। पढ़ गई? where both the promisor and the promisee knows about the initial impossibility. Effect is such agreement is void ab initio. X undertakes to put life into the dead wife of Y. This agreement is void. ठीक है सर, जहां पर दोनों जनों को पता होता है, एक्स को भी पता होता है, वाई को भी पता होता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क के लिए एग्रीमेंट बन रहा है। ठीक है, दोनों को पता होता है। सर वो वॉइड ab initio शुरुआत से गलत ही, वैसे भी वॉइड एग्रीमेंट है, उसमें भी वॉइड ab initio जैसा ही है। वर्ड एग्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं ना, एक तो होता है शुरुआत से गलत, ओके सर। दूसरा, यू डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स दैट यू आर शुरुआत से गलत, डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स दैट यू आर शुरुआत से गलत। तो सर एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स, सर वर्ड ab initio शुरुआत से गलत, और उसमें भी बाद में कुछ जरूरत नहीं है आप शुरुआत से गलत हो मतलब हो। ठीक है, और डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स का एग्जांपल क्या दिया था? 8 बजे बना रहे हो शिप पे, 10 कंटेनर दूंगा 10 लाख रुपए में, बेचारों को पता ही नहीं है कि 6 बजे शिप डूब चुका है। तो वो तो बाद में पता पड़ता है कि हम तो शुरुआत से गलत थे। ठीक है, ये सेकंड तरीके का वर्ड एग्रीमेंट। फर्स्ट वर्ड ab initio। ठीक है, तो सर सच एग्रीमेंट इज वर्ड ab initio। दोनों को पता था कि वो शुरुआत से ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो शुरुआत से इम्पॉसिबल है। Where both the promisor and promisee do not know about the initial impossibility। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे डिस्कवर टू बी void afterwards, ये वो वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे? सर
ये शिप वाला एग्जांपल, रात को 8 बजे कंटेनर 10 देने का 10 लाख में बना रहे हैं एग्रीमेंट, पर शाम 6 बजे शिप तो डूब चुका है। तो सर बाद में 1 घंटे बाद, रात को 10 बजे 2 घंटे बाद पता पड़ता है कि हम तो शुरुआत से गलत थे। सर ये भी तो वॉइड एग्रीमेंट ही है, बट डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। एक और एग्जांपल, जज शाह अपना घोड़ा जो है वो सुहान गोयल को बेचने का एग्रीमेंट बना रहा है, कितनी बजे, रात को 8 बजे, ठीक है। बेचारे को पता ही नहीं था कि शाम 6 बजे घोड़ा मर चुका है, दोनों को ही पता नहीं था, ठीक है। दोनों ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे कि ये तो घोड़ा जिंदा है, पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, सॉरी सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है, तो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं। ये कैसा हुआ, वॉइड एग्रीमेंट है सर, डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, बाद में पता पड़ा कि हम तो शुरुआत से गलत थे। ओके सर। सर और इसको एक और तरीके से आंसर किया जा सकता है, इसको और शिप वाली सिचुएशन को, दिस इज अ बायलैटरल मिस्टेक, this is a bilateral mistake as to existence of the subject matter of contract, as to existence of the subject matter of the contract। मिस्टेक वाला चैप्टर पढ़ा है ना अपन ने, बायलैटरल मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में है, इसको लेके दोनों पार्टीज ने मिस्टेक कर दिया। तो बायलैटरल मिस्टेक का वैसे भी अंजाम क्या होता है कि सर वो तो वॉइड एग्रीमेंट बनता है, दोनों पार्टीज ने गलती से एग्रीमेंट बना लिया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, वहां पर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, एक्स एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स, हॉर्स तो पहले ही मर गया था। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए भाई। दक्ष अग्रवाल, where the promisor alone knows about the initial impossibility। ये पॉइंट बड़ा काम का है। अब हमारे जज शाह जो है वो किसी, मान लो जज शाह ने दक्ष अग्रवाल को कुछ करने का वादा कर दिया, जज शाह को पता था वो कभी ऐसा कर ही नहीं पाएगा, ही नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी। दक्ष को नहीं पता था, जज को पता था, फिर भी उसने ऐसा एग्रीमेंट बना लिया दक्ष अग्रवाल के साथ में एक इम्पॉसिबल काम करने के लिए। ये बेचारा को नहीं पता था, इसको पता था, ठीक है। सर क्या होगा, वेयर द प्रोमिसर अलोन नो अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सो सच प्रोमिसर मस्ट compensate for any loss which such promise sustains through the non performance of the promise। अब सर एग्रीमेंट तो void ही है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, लेकिन सर इसमें जज शाह को पता था कि वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहा है, उसके बावजूद उसने धृष्टता की, गलती की, सामने वाले को मिस्टेक या जो भी है वो करवा दिया उसने बिलीफ पे, ठीक है, या फ्रॉड है, मिस्टेक जो भी है उस सब से दूर रहते हैं अपन, उसने जानबूझ के करवा दिया। तो सर अब ये बंदा इस कारण दक्ष अग्रवाल को जो भी लॉसेस हुए हैं वो फुलफिल करेगा, डैमेजेस हुए हैं इस कारण वो फुलफिल, इसने कहा मैं आपको 10 कंटेनर माल भिजवा दूंगा 10 लाख रुपए में, ओके। इसको पता था शिप डूब चुका है कि शिप अब नहीं आएगा, तो भी ऐसा एग्रीमेंट बना रहा है। इस बंदे ने पीछे 10 ट्रक बुलवा लिए कि उन ट्रक्स पे रख के मैं अपना माल ले जाऊंगा, ट्रक्स वालों को पेमेंट कर दिया, ट्रक्स आके खड़े हो गए। सर इसको 10 ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान हो गया ना इसकी बेवकूफी जश के कारण, पता था तो फिर ऐसा काम क्यों किया, तो फिर अब वो दक्ष अग्रवाल इससे अपना ये जो लॉस हुआ है ना, एक गलत ये सब वसूल सकता है, ठीक है। मिदुष मोदी बोलिए क्या हुआ। सर इधर प्रोमिसर लिखा है, लेकिन एनी ऑफ द पार्टी कैन नो, वन ऑफ द पार्टी कैन नो अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ना। प्रॉमिसर मींस जिसने कुछ करने का वादा किया है जो कि काम इम्पॉसिबल था, जो उसको पता था इम्पॉसिबल है, काम करने का वादा करने वाला प्रॉमिसर। हाँ बट उल्टा रेसिप्रोकेट भी हो सकता है ना, मतलब दूसरा जो प्रॉमिस ही है वो भी तो कर सकता है उल्टा। एक्स ने वाई को 10 कंटेनर देने का प्रॉमिस किया और वाई ने उसके बदले में 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया, तो पहले वाले के लिए ये प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसी, दूसरे वाले वादे के लिए ये प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसी, ठीक है। हम पहले वाले वादे में जिसने काम करने का वादा किया था, पता था शिप डूब चुका है, फिर भी 10 कंटेनर देने का वादा किया, वो प्रॉमिसर की बात कर रहे हैं हम, दूसरे प्रॉमिसर की नहीं कर रहे हैं। जैसे सर मतलब वो प्रॉमिसी ने बोला ना वो 10 लाख रुपए देगा, तो पता ऐसा है कि एक्चुअल में उसके पास 10 लाख रुपए है ही नहीं, उसे वो पता है, तो भी उसने वो प्रॉमिसी मतलब कर लिया एक्सेप्ट, तो फिर तो हो गया ना, वो उसे नहीं पता लेकिन प्रॉमिसर
को एनएक के साथ हो गया अब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट। एक चैप्टर पढ़ा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर पिछला पढ़ के आए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, बोल हाँ। हाँ परफॉर्मेंस दो तरीके से होता है, एक तो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यस, हाँ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड टेंडर हो उसके लिए क्या बातें जरूरी होती है, 5 बातें जरूरी होती है, पढ़ी थी अपन ने मिदुष मोदी, कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं अपना परफॉर्म करने का, वो वैलिड ऑफर है। उसके लिए एक पॉइंट था, द प्रोमिसर मस्ट बी एबल प्लस विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। जब वो टेंडर कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस, क्या उसमें एबिलिटी है, 10 लाख रुपए जेब में नहीं है और बोल रहा है हाँ मैं परफॉर्म कर दूं, तो फिर क्या वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होएगा? नहीं सर। तो क्या वो परफॉर्मेंस सही से माना जाएगा? नहीं सर। फिर देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझा? इसको ऐसे आंसर करेगा। ठीक है। जश शाह बोलिए। सर थोड़ा अजीब सा डाउट है, पर अगर सर मेरे को मालूम था कि समझो कि पर्सन ए को मालूम है कि शिप डूब गई और वो फ्रॉड करने के ट्राई कर रहा है, मतलब उसको हाँ। मालूम है तो भी वो बुला रहा है कि तू 10 ट्रक लेके आ, शिप आ जाएगी, तू सामान ले लेना। हम्म, अभी पर्सन बी को भी मालूम पड़ गया था कि पर्सन ए उसको लाइक जलवे में फंसाने की ट्राई कर रहा है, हम्म, तो अभी लाइक और इसीलिए उसने भी लाइक ज़्यादा महंगे वाले ट्रक्स को बुला लिया और फिर उसको बोल दिया कि देख भाई तूने तो फ्रॉड कर दिया, अभी तेरे से पैसे लेने के अभी आ गए। तो इधर इधर अभी दोनों को मालूम था कि दोनों लाइक एक दूसरे के लूटने के ट्राई कर रहे थे। तो इसमें क्या करने अपना का सर? पहला पॉइंट, जब दोनों पार्टीज को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ही नहीं सकता, तो फिर वॉइड एब इनिशियो, काम खत्म। तो फिर बी वो ट्रक्स के फिर ये नहीं ले सकता ना, देख, ट्रक्स के वॉइड पैसे एब के लिए इनिशियो का ये लिखने नहीं का कर सकता। मतलब ही यही था, वॉइड एब इनिशियो के लिखने का मतलब ही यही था। देख, वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके का, एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो और एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ध्यान है ना, अभी बताया था ना, डिस्कवर्ड टू बी यस वॉइड। सर। क्या इस वाले पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन लगती है? नहीं। इस पे लगती है ना? तो अभी जो तूने यस। केस डिस्कस किया वो इसमें आएगा ना? यस। आ गया समझ में? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, वेरी गुड, आ गया। चलिए, 3 पॉइंट कर लिए अपन ने, आगे और केसेस करते हैं। चलो देखते हैं, कुछ काम के हैं तो बताते हैं। पॉइंट नंबर 4 देख भाई, पढ़। ए भाई वीडियो ऑन करो भाई, मिदुष मिदुष भैया, जश शाह, जश शाह, वीडियो ऑन कर। देवांश, देवांश कहाँ चला गया? हाँ सर, इधर। किधर है यार, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है देवांश भैया, ओके। अच्छा, आंसर, इसने जो पॉइंट हाँ पूछा सर। अभी तेरे को समझ में आया ये क्या पूछ रहा था? हाँ नहीं सर, वो मैंने ध्यान नहीं पर दिया उसका सर डाउट है, उतना। मैं क्यों ध्यान दूं? मैं, मेरा ध्यान मेंदू वड़ा में है। सांबर 1 कटोरी एक्स्ट्रा कैसे लूं, इस पे ध्यान है मेरा। फ्री की अरे सांबर। सर वैसे नहीं। एंसल, अगली बार एक ब्रेड का पैकेट लेके जाना साथ में, छोटी सी ब्रेड का, ठीक है? उसमें डुबो डुबो के खाना, तो 4 बार सांबर एक्स्ट्रा मिलेगी तेरे को, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। Where an act becomes unlawful by reason of some event beyond the control of the promisor। ये देखो, ये केसेस डिस्कस किए, पहले 3 तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वाले थे, अब शायद ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट कह रहे हैं। वापस पढ़ते हैं। वेयर एन एक्ट बिकम्स अनलॉफुल बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, लेकिन कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया? मैं आपको आज से 1 महीने बाद 1000 किलो प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग्स बना के सप्लाई करूंगा, हैंडल वाली जो होती है ना कैरी बैग्स, वो सप्लाई करूंगा। ओके सर,
सर अभी जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब वो बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि अभी तक प्लास्टिक पे बैन नहीं था ऐसी चीजों पे। सर 1 महीने बाद दूंगा, कब दूंगा कि सर 5/12/2025 को दूंगा। ओके सर। फिर क्या हुआ सर कि सर इस दौरान, इस 1 महीने के पहले पहले सरकार ने प्लास्टिक बैग्स बना के देने पे बैन कर दिया, प्लास्टिक बैग यूज करने पे महाराष्ट्र की सरकार ने बैन लगा दिया कि हमारे स्टेट में नहीं होगा, ना मैन्युफैक्चर होगा ना यूज होगा। ओके सर। तो सर अब क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, क्योंकि जो इसका पर्पस था वो अनलॉफुल या इस तरीके का हो गया, अनलॉफुल वैलिड ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। यस सर। क्या इधर इस पे कोई कंट्रोल था मिस्टर एक्स का इन चीजों पे? नहीं सर, इधर मिस्टर एक्स का कोई कंट्रोल नहीं था। तो ऐसी चीजें विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ